तो नमस्कार बच्चों, आ गए हम अपनी अगली क्लास लेकर जो हमारी केमिस्ट्री के जो हमारे थर्ड चैप्टर की क्लास चल रही है उसका हमारा सेकंड पार्ट रहेगा ये। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए बहुत सारी चीज़ें। हमने एटम के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने वैलेंसी के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कौन सा टॉपिक आ गया है? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास करते हैं। पिछली क्लास में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, कभी बैटरी चली गई इसकी, कभी वैसे ही मैं कहीं और गायब था। वैसे तो सॉन्ग सब भी चल ही रहे हैं मेरे नाम की तो ये एज इट इज़ वहीं से वही कंटिन्यू हुई है। पार्ट 2 बना के डाल रहा हूँ आप सबके लिए, तो दैट आपको यूँ बर्डन ना लगे। एक 30-30 मिनट्स की अलग अलग लेक्चर्स हो जाएंगे ना। अगर 2 दिन भी देखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा। वैसे तो बड़ी हरियाणवी सॉन्ग चल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहे हैं? नहीं दे रहे होंगे, मेरे को सुनाई दे रहे हैं। एटॉमिक मास बेटा, किसी भी चीज़ के अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है दैट इज मास। कितना मैटर किसी चीज के अंदर स्टोर्ड है दैट इज कॉल्ड एज मास। क्या मास कभी चेंज हो सकता है? नेवर। क्या मास कभी बढ़ सकता है? नेवर। क्या मास कभी घट सकता है? नेवर। तो सर, अगर मैं यूं बोलूं कि सर मेरा यहाँ पे वेट कितना है, 20 kg है और 60 kg है, मान के चलो यहाँ पे मेरा वेट, और मून पे चला गया तो सर मेरा वेट हो गया 10 kg, तो इसका मतलब सर मास चेंज हो गया। बेटा वो वेट है, दैट इज एक्चुअल फोर्स। वेट फोर्स है। मास जो मेरी बॉडी में भरा हुआ है दैट इज, जो मैटर मेरी बॉडी में है दैट इज मास। तो वो चाहे मैं मून के ऊपर भी जाके देखूंगा तो वो चेंज नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि मेरी बॉडी तो अरे 60 kg की है, मेरी बॉडी का मास तो 60 kg है। नहीं, दैट्स नॉट वेट, दैट्स इनर मास, जो हमारी बॉडी में इनर पार्टिकल्स जो भरे हुए हैं। ठीक है, तो एटम्स का भी कुछ ना कुछ मास होगा। अब देखो, एटम बहुत छोटी चीज़, हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि ऐसे मिलियंस ऑफ एटम की ऐसे लाइन बना देंगे तो भी एक पेपर की थिकनेस जितना नहीं होगा वो। इसका मतलब तो बहुत छोटे थे, तो उसको मेज़र कैसे करें? अब वेइंग स्केल भी बनाने के टाइम पे हम यूँ मान लेते हैं कि बहुत, जैसे सोना और चांदी जब भी मेज़र किया जाता है तो उनका वेइंग स्केल काफ़ी पॉइंट्स के अंदर मेज़र कर रहा है। बिकॉज वहाँ पे अगर पॉइंट्स की भी मिस्टेक हो गई ना तो घाटा लग जाएगा। या तो परचेज करने वाले को, कस्टमर को लगेगा, या जो सेलर है, जो शॉप वाला, उसको लगेगा, जो सुनार है। तो इसका मतलब उनको काइंड ऑफ ना क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेट मास मेजर करना पड़ेगा जितना उस चीज़ का है। अब एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, एफर्ट्स कैसे करेंगे? बहुत छोटा उनको वो रखना पड़ेगा जिसके अंदर पॉइंट्स की कैलकुलेशंस हो रही हो, और उनको चीज़ें तोड़ तोड़ के रखनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ी चीज़ रख दी, ज़्यादा हैवी वेट की रख दी तो वो उसकी लिमिट को एक्सीड कर जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअली में पॉइंट्स के अंदर मेजर कर रहा है। लाइक यूँ मान लो कि वो ऐसे मेजर कर रहा है 1.0000, इतना मेजर कर सकता है वो। ठीक है, 1 kg तक वो मेजर कर सकता है मैक्स। तो मतलब ये जो 4 पॉइंट है यहाँ तक की मेजरमेंट वो ले सकता है। अगर किसी चीज़ का पास मास 0.0010 kg होगा, यानी ये काइंड ऑफ बहुत छोटा मास हो गया, ये कहीं ना कहीं 1 ग्राम के इक्वल हो गया। किसी चीज़ का 1 ग्राम मास होगा तो वो उसको मेजर कर पाएंगे ना? क्या आधा ग्राम मेजर कर पाएंगे इस रेशियो से? हाँ, 0.0005 kg ये मास मेजर कर लिया तो ये बहुत छोटा मास हो जाएगा। तो कहीं ना अगर मेजर करना था तो उनको बहुत छोटे मास को मेजर करने के लिए बहुत अच्छी एक्यूरेट चीज चाहिए थी। अब ये मास है किसका? जो हम मेजर कर रहे हैं बहुत छोटी चीज, बारीक, काइंड ऑफ नेग्लिजिबल चीज का। अरे वो तो एटम है जिसको हम ना देख रहे हैं ना देख पा रहे हैं। एटम को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, तो उसका मास कैसे मेजर करें? तो उसका मास ना कहीं अज्यूम किया गया। क्या अज्यूम किया गया? देखो, अब हमारे पास ना जैसे एक क्लास है, पूरी क्लास है, उस क्लास का मुझे मास नहीं पता कितना वेट, वेट से एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, मुझे नहीं पता किसका क्या मास है, ना मैं उनका मेजर कर सकता, मेरे पास मेजर करने के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उन्हीं में से एक रैंडम एक बच्चा जो ना तो बहुत हैवी है ना बहुत लाइट है, तो मैं उसको पकड़ के लाऊंगा और उसको खड़ा करके यूँ कहूँगा, देखो भाई ये है मास, कौन सा? जो बेस मास है। इससे जो बड़ा है तो वो उसका 1 टाइम, 1.5 टाइम, 1.2 टाइम जितना भी है वो होगा, और इससे छोटा है वो 1/2 है इससे, या 1/4 है, वो बना देंगे। यानी कहीं ना कहीं कंपेयर कर लिया, कंपेयर कर लिया, एक फिक्स कर दिया एक बच्चा, उससे कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, उससे कौन कम है और कितना कम है। ऐसे करके ना हमने एग्जाम्पल लिया और हमने क्या बना दिया, मास बना दिया।
क्लास का मास मतलब डिसाइड कर दिया कौन भारी है कौन हल्का है, हो गया ना। उससे एक बेस जो हमने बनाया, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ए बी सी डी ई एफ, सी का मास लाइक मैंने फिक्स कर दिया, ये सी से 2 टाइम्स हैवी था, तो ये कितना हो गया 2c, 2c बोल सकता हूँ ना। सी का मास मैंने फिक्स करके बोल दिया, सी मास है भाई उसका, कितना मास है सी, ये उससे हाफ है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया 0.5 सी इसका मास है। ये उससे 3 टाइम्स है, तो मैंने इसका बोल दिया 3c इसका मास है। ये 4 गुना है इससे, ये मान लो 100th टाइम छोटा है और ये 4 गुना बड़ा है, तो ये 4c हो गया, और ये 0.00 सी, ये इसका इतना मास हो गया। अब आप लोगों को एक चीज समझ में आई होगी, इसको ध्यान से समझ के देखो। मुझे नहीं पता भाई कोई चीज के क्या रेटिंग्स है, मैं खाना खाने बाहर गया, फिर कहोगे सर खाने की चीजें फिर से उठा लाए, मैं खाना खाने बाहर गया, मेरे पास ये रेटिंग नहीं है कि मैं इसको 4 में से 4 दूं, मतलब 5 में से 4 रेटिंग दूं, 5 में से 3 रेटिंग दूं। मैं ये कह सकता हूं कि मैंने कल जो खाना खाया था उससे ये टेस्टी है, तो कल वाले खाने को मैं अगर बेस बना लूं तो मैं जज कर सकता हूँ ना डेली कहाँ। मैंने यूं मान लो कि कल जो खाना खाया था वो, अपनी मम्मी से टेस्टी कौन खाना बनाता है, कल जो मैंने खाना खाया था वो मैंने मेरी माँ का हाथ का खाना खाया, वो बहुत टेस्टी था भाई, बहुत टेस्टी था, गजब। और सही में मेरी मम्मी को कुछ नहीं बनाना आता, बट जो बनाती है ना, जब भी बनाती है पता नहीं वो अपने आप मैजिक हो जाता है, वो टेस्टी बहुत लगता है, या पता नहीं हम भूखड़ बहुत ज़्यादा है। तो सॉरी, बाकी मेरी मम्मी अगर देख ले वीडियो तो बुरा ना माने। जो भी खाना बनाया, जो खाना खाया मैंने कल, मैंने उसको बेस मान लिया कि मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो मैं ये बताऊंगा कि जो मैंने घर पे खाया था उससे ये टेस्टी है या उससे वर्स्ट है। तो मैं गया पहले एक रेस्टोरेंट पे, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मुझे जो कल मैंने खाया था उससे वो आधा अच्छा लगा, उससे हाफ अच्छा लगा, तो मैंने कल जो खाना खाया था उसको मैंने बेस बना लिया और उसको मैंने खाना बोल दिया। कल जो खाना खाया वो मैंने बेस बना दिया, और आज जो मैंने खाया वो हाफ था, तो 0.5 खाना खाया मैंने आज। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मैंने कंपेयर करके उसका भी वो बता दिया कि उसकी क्या वैल्यू है, बता दिया ना। फिर मैंने एक दिन और खा लिया, ठीक है, अब मेरी मौसी बहुत टेस्टी खाना बनाती हुई, ठीक है, मेरी मम्मी भी फैल है उनके आगे। अब मैंने मेरी मौसी के हाथ का खाना खा लिया, तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या खाया खाना, 2 टाइम्स बेस्ट खा लिया उससे, तो उसकी रेटिंग्स मैंने क्या दी, 2 खाना। समझ रहे हो, ये तो खाना मैंने लिख दिया, बट कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे जब भी साइंटिस्ट के सामने टास्क आया, ठीक है, अब आप लोग समझ जाओगे कि सर इतनी देर से हमारे सामने तारीफ क्यों किए जा रहे हैं सबकी। उन्होंने क्या किया ना, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ले रखी है, ये चीज़ तो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन करी थी। उन्होंने कार्बन का एटम का जो मास था वो मान लिया बेस मास, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और वो 1 AMU किसके इक्वल था, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का ऑलरेडी मास इन्होंने कितना बोल रखा था, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का एटॉमिक मास है ऑलरेडी 12, कितना है 12। तो जो ये इसके पास 12 मास है, तो इससे जो सबसे छोटा होगा वो इससे कहीं ना कहीं कितना टाइम्स छोटा बता दिया उन्होंने, 12th टाइम स्मॉल बता दी। क्योंकि ये बिल्कुल, सुनो, हम उस चीज़ के साथ जनरली कंपेयर करना पसंद करेंगे ना जो हर जगह अवेलेबल हो, जो वैरायटी में बहुत हो, जो बहुत ज़्यादा ही फैली हुई है, मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हम ऐसे बच्चे को कंपेयर करना पसंद करेंगे ना जो हर एक क्लास में कॉमन आ रहा हो। हम उस खाने को कंपेयर करेंगे ना दूसरे खाने से जो मैं बहुत बार खाता हूँ, जो कि मेरा घर का खाना है। तो ये कार्बन से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है भाई, पूरी ब्रांच ही बनी हुई है, तो हम इसी से कंपेयर क्यों ना कर ले सबको। तो इसका मास मानना, जो
कार्बन का मास कितना 12 है, इसको क्या बोल दिया उन्होंने, नहीं 1/12 को, सॉरी 1/12 को उन्होंने क्या बोल दिया, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट होगी, क्योंकि ये तो इसके पास 12 मास है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है मेरे पास उसका कितना मास है, 1, तो कहीं ना कहीं इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। तो इससे कंपेयर किया, सबसे छोटा इससे 12th पार्ट, 12th पार्ट छोटा था वो, तो उससे कंपेयर करके यूँ समझ में आ गया भी कार्बन के जो मास है उसको मान लेते हैं 12, और उसका 1/12 पार्ट कर दें तो वो हाइड्रोजन का मास है। वहां से एक एटम का एक एटॉमिक मास यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, उससे आगे बढ़ते जाएंगे मास बढ़ता जाएगा, और वो कंपेयर किससे होता जाएगा हर बार, कार्बन के ये 1/12 मास से कंपेयर होता जाएगा। 1 AMU को ही 1 यूनिट भी लिखते हैं, 1U। समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन का कितना मास है अभी बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 1.33U लिख रखा है, कार्बन का इन्होंने कितना मान लिया, अच्छा कार्बन का 1 ही मान रखा है भाई, जो 12 मास है ना उसी को 1 मान रखा, 1 यूनिट, ठीक है कोई बात नहीं। कार्बन को इन्होंने 1 यूनिट मान लिया, जो कितना है 12, 12 मान लो, ठीक है डायरेक्ट 12 AMU मानेंगे क्या, यहाँ पे इन्होंने दे ही नहीं रखा क्या, एटॉमिक मास यूनिट, सपोज यू डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है जो भी है आप लोग एक बार समझ लो, बाद में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ये। कार्बन का कितना मास मान लिया, 1 यूनिट। अब कार्बन का कितना था एक्चुअल में, 12 था, और ऑक्सीजन का कितना है 16, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो ये कंपेयर करके देखना, ये 1.33 समथिंग आएगा। कैसे आया सर, नीचे 12 रखो, 1/12 किया था ना हाइड्रोजन के लिए, तो ऊपर 1 रखा था क्योंकि हाइड्रोजन थी। अब क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो कितना रखेंगे 16, तो 12 इंटू 16, 12 मतलब 16/12 यही आएगा। एक मिनट में ये कन्फ्यूज़न और क्लियर कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12, अपनी बात सही थी, 1/12 मतलब जो 1/12 पार्ट हो जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अरे ऐसे कैसे गद्दारी कर बे हो जाएगी, सरस्वती माँ साथ रहती है हमारे, है ना, यूं नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन रिएक्टेड, ठीक है ये मैंने करवाई दिया आपको 1/12। इसका एग्जांपल लेने के लिए आप ये वाटरमेलन का ये पढ़ सकते हो। वाटरमेलन को उसने मान लिया कितना 12 यूनिट मास, उसके उसने 12 पीसेज कर दिए, और जो फर्स्ट पीस उठा के दिया उसने वो क्या बोला कि ये देखो ये 1 यूनिट मास है, और ये खाओ आराम से मज़े से। तो यही बात थी, हमने एक्सप्लेन करी दी। ये देखो हमारे सामने ये मास की लिस्ट भी आ गई है। हाइड्रोजन का कितना 1, कार्बन का कितना 12 अभी पड़ा था, ऑक्सीजन का 16, ये तीन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी आप लोग देख लेना। इसमें एक ट्रिक होती है, देखो जैसे ये ओड में, इवन के केस में तो आपको 2 टाइम्स ही होता दिखेगा, देख लो आप ऑब्जर्व भी कर लो। ये कितना इसका 16 था, ठीक है सल्फर, ये 2 टाइम्स हो गए 32 हो गया। मैग्नीशियम का कितना था 12, और सोडियम का जैसे 11 था, वो 2 टाइम्स होके +1 हुआ है क्योंकि उसका ओड था। ये ट्रिक आप लोग देख लेना, टिल 20 तो 3 के ही चेंज होंगे। ऑक्सीजन का 16 क्योंकि 8 2 16 हुआ, नाइट्रोजन का 7 था, 7 2 14 हुआ, कार्बन का कितना था 6 था, 6 2 12 हुआ। तो कहीं ना कहीं एटॉमिक नंबर से मास नंबर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एटम्स मोस्ट एलिमेंट नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं होती, इसीलिए वो कंबाइन होके और क्या करेंगे, स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, जब भी ये देखो आप लोग, ये हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, ये कौन सी शेल है 1s है, बड़ी क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। ये एक और हाइड्रोजन है, इसकी भी ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी भी ये कौन सी शेल है 1s है। जब तक 1s पूरी तरह से नहीं भर जाएगी, या एस शेल बोलते हैं इसको,
ऐसे ही बोल दो, ठीक है। ये ना बड़ी एक मस्त सी राइम है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। याद करना, मजा आएगा एकदम से। क्लास में टीचर तुम्हारा जो भी हुआ ना नीट आईआईटी के लिए, वो तुमसे पूछेगा कि सुनाओ भाई, फिर तुम एकदम से ऐसे एक हरियाणवी सॉन्ग की तरह, ठीक है, गा देना वहां पे। ये एक इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। तो अगर ये भी स्टेबल रहना चाहता है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, यहीं पे शेयरिंग कर लेंगे आपस में, और ये क्या बना लेंगे, H2 बना लेंगे। और ये हाइड्रोजन अब स्टेबल है, तो कहीं भी आप देखोगे ना तो हाइड्रोजन अकेली H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती मिलेगी, H2 फॉर्म में, और जो इसकी गैसियस स्टेट है इसमें एग्जिस्ट करती मिलेगी, ठीक है आपको। और ये क्या बनाया इसने, जब भी सेम टाइप का एटम सेम टाइप के एटम से ही मिले, या मतलब एक टाइप का ही एटम हो, वो चाहे दो हो, चाहे एक हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने ही हो, अगर वो एक टाइप के ही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल बोलेंगे। ये हाइड्रोजन क्या है, मोलिक्यूल है। सिमिलरली ऑक्सीजन को और मिला के दिखाऊं आप सबको, ये देखो, कहाँ गया भैया, है ऑक्सीजन का क्या था, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे था ना ऑक्सीजन एक। आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं है, दूसरी ऑक्सीजन और ली, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इसके भी आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड नहीं। तो यहीं पे इन ऑक्सीजन ने आपस में ही बॉन्ड बनाया और क्या बना लिया, O2 मोलिक्यूल। क्या बना लिया, O2 मोलिक्यूल। अब ये क्या है, दो ऑक्सीजन जुड़ी है ना, तो ये डाई एटोमिक मोलिक्यूल है। कैसा है, डाई एटोमिक। हाइड्रोजन भी कैसा था, डाई एटोमिक था। हाइड्रोजन में भी कितनी जुड़ी है, दो जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन भी क्या, डाई एटोमिक। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, टू। हीलियम का एटॉमिक नंबर टू है, तो हीलियम की आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, एक, दो। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो 1s है वो पूरी फुली फिल्ड हो चुकी है। अब देखो, हीलियम को तो दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, तो हीलियम तो अकेला ही एग्जिस्ट करेगा, अकेला एग्जिस्ट करेगा ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मोनो एटोमिक। क्या बोलूंगा मैं इसको, मोनो एटोमिक मोलिक्यूल, जो सिंगल एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसको किसी की नीड नहीं है, ठीक है ना, ये अपने मस्त रह सकता है। मोनो एटोमिक समझ में आ गया आप लोगों को, डायटोमिक समझ में आ गया। ऐसे ही जब, यहाँ बना देता हूँ, ऐसे ही जब O3 बनेगा तो ये क्या हो गया, ट्राई एटोमिक हो गया। तो जब भी और बनेंगे, जैसे P4 बन गया फॉस्फोरस, तो ये टेट्रा एटोमिक हो गया। S8 है, इससे ऊपर आठ, चार से ऊपर जितने भी बनेंगे ना वो सारे सारे किसकी रेंज में आ जाएंगे, पॉली एटोमिक। पॉली मतलब बहुत सारे, जैसे पॉलीथीन नहीं बोलते हम, पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, इथीन की चेन जुड़ी है, बहुत सारी लंबी लंबी चेन जुड़ी है, तो पॉलीथीन कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया, जो कैपेबल है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए। क्या ये एग्जिस्ट करने के लिए कैपेबल थे सारे के सारे, क्या एसेट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, यस सर। अकेला कर सकता है, नहीं सर। तो एसेट मिलके ये पॉलीएटॉमिक आयन बनाते हैं, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जो मतलब ये वैसे ये बोल रहे हैं ना, आठ जुड़े, चार जुड़े, ये तीन जुड़ेंगे, ये दो जुड़ेंगे, हीलियम अकेली रहेगी, तो ये सारे क्या है, बताओ, ये सारे क्या है, ये इनकी एटोमिसिटी है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हेलो, आवाज आ गई। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट करवा ही दिया तुम्हें, ये रहे हमारे पास एग्जांपल। ये देखो,
आर्गन है मोनोएटॉमिक। ये जो लास्ट वाली लेन है ना पीरियोडिक टेबल में, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ये सारे क्या नोबल गैसेस हैं जो लास्ट में आएगी, 18th ग्रुप है। अब 18th ग्रुप में जैसे आर्गन है, आर्गन क्या है, आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है, तो अकेला ही रहेगा, ना किसी के साथ शेयरिंग करनी, मतलब 4 रोटी ही चाहिए थी और 4 ही रोटी उसके पास है, यानी वो भरा, बिल्कुल हरा भरा परिवार है। आर्गन हो गया। हीलियम भी अकेला एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन है, 2 रहेंगी, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये भी 2 रहेंगी। नाइट्रोजन है, ये भी 2 रहेंगी, ठीक है। 2 नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बना लेंगी। तो ऐसे ही ये देखो, फॉस्फोरस है, टेट्रा होगा, सल्फर पॉलीएटॉमिक होगा, क्लोरीन है, Cl2 रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। वाटर, ये देखो अभी आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, जिसको याद हो तो थोड़ी बहुत। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, जुड़े कैसे थे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो किस रेशो में एटम्स जुड़े हैं, 2:1। किस रेशो में जुड़े हैं ये, 2:1 जुड़ गए ना। यहाँ पे मास के अकॉर्डिंग कितने, 1, मास के अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, इनका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 1:8। एक क्या ऑक्सीजन, 8 क्या हाइड्रोजन, ये लिखी हुई है। ऐसे ही ये देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, CO2, ठीक है ना। कहाँ से क्लियर होगा ये, तो ये चीज़ आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको फिर भी कोई डाउट लगे देन यू कैन आस्क मी। व्हाट इज एन आयन, व्हाट इज एन आयन। अब देखो, हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास सोचो कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सा बंदा आया और उसको जरूरत थी 1 की, और ये बेचारा कमजोर, इससे वो छीन के ले गया, इसे वो छीन के ले गया, उसने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और वो ले गया। अब ये किस स्टेट में है, दिखने को तो यूं कहेगा, दुनिया यूं कहेगी कि और बड़ा पॉजिटिव इंसान है भाई, इसने तो डोनेट कर दिया, ये दान कर दिया, सोसाइटी में बड़ा डोनेट कर रहा है। दुनिया को क्या पता, जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उससे छीन लिया है, दूसरे लोगों उन्होंने उससे छीन लिया है। और जो छीन के लेके जाएगा वो कैसा इंसान हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे OH है, ये हाइड्रोजन ऐसे बनी थी ना, H2, ये ब्रेक हो गई, एक H छोड़ दिया खाली और उसे इलेक्ट्रॉन छीन के ये ले आए, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रह गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना, दीज आर कॉल्ड एज आयंस, दीज आर कॉल्ड एज आयंस। कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, सुनो, जो नेगेटिव चीज होगी वो एनायन होगी, ठीक है। नेगेटिव क्या है, एनायन, पॉजिटिव क्या है, कैटायन। समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो। एनायन ना एसिड रेडिकल होते हैं, इनको रेडिकल भी बोलते हैं, ये रेडिकल्स भी हैं, ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये नेगेटिव रेडिकल है। एनायन एसिड रेडिकल होते हैं। एसिड कौन सी चीज़ होती है, जो H+ आयन डोनेट कर दे। अब ये वाटर था, वाटर आया, OH खुद है, OH ने H+ डोनेट कर दिया, H+ डोनेट कर दिया ना, डोनेट कर दिया, इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड है, ये खुद क्या है, एसिड है, वही क्या है, एनायन है, वही क्या है, एनायन है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। साइड में मैं इसलिए हो जाता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए। एसिड, एनायन, और एनायन ही कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव रेडिकल होता है। तो बचा जो भी बच गया वो हमारे पास कैटायन हो गया। और कैटायन कैसे होते हैं, बेसिक रेडिकल। कैटायन कैसे होते हैं, बेसिक रेडिकल। बेस क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं। वाटर चल के आया, ठीक है, H+ था, H+ ने OH- डोनेट कर दिया, OH- निकाल दिया बाहर, तो जिसने OH- निकाला वो क्या है, बेस है। तो किसने निकाला, H+ ने निकाला, दैट्स वाई इट इज बेस, ठीक है। अब एनायन से ना एक और चीज लिंक होती है, याद रखना, इन फ्यूचर काम आ जाएगी, एनोड। एनायन हमेशा एनोड पे जाएगा, A to A। एनायन हमेशा किस पे जाएगा, एनोड पे। अगर एनायन नेगेटिव है, नेगेटिव चीज किसी की साइड अट्रैक्ट होकर जाएगी, तो वो कैसी चीज होगी, पॉजिटिव।
तो जो पॉजिटिव रोड होगी ना, किसी भी इलेक्ट्रोड को बोलते हैं, इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव हो तो उसको क्या बोलेंगे, एनोड, और इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ये काइंड ऑफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, आगे के लिए याद रखना। आयन हो गया हमारा, ठीक है, आगे चलते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, अभी मैंने आप सबको ना एक चीज़ तो बता दी कि वो कैसे कंबाइन होते हैं, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना इतना भी टफ नहीं है। अब मैं जल्दी से इससे आगे क्या क्या रह गया, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला में बताना रह गया, वैलेंसी मैंने आपको बता ही दी है, मोलिकुलर मास बताना रह गया, बस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना। केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे मस्त बात, पहले एक बार वैलेंसी को दोबारा थोड़ा सा याद करें। हाइड्रोजन कितना, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, दूसरी हाइड्रोजन कितना, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन ऐसे बना देता हूँ, उल्टी बना लेता हूँ थोड़ी सी, ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब एक इसमें एक इसमें कंबाइन हो गए और इन्होंने क्या बना लिया, H2O। सर इसकी वैलेंसी कितनी थी, इसको कितने कंबाइनिंग कैपेसिटी थी इसकी, 2। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कितनी है सर, 2। हाइड्रोजन की कितनी, इकलौती हाइड्रोजन की कितनी है सर, 1। तो क्यों ना एक ट्रिक बनाई जाए, कौन सी ट्रिक, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, इनकी वैलेंसी लिख दो, इसकी 1 इसकी 2, लिख दी, क्रॉस करवा दो, H के नीचे 2 आ गया और O के नीचे 1 आ गया, और यही क्या बन गया, H2O। दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग ए केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ अब बचा नहीं है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला भी हो गया, ये आप लोग सारे बना के देख लेना। ये देखो सबकी वैलेंसी और वो लिखे हुए हैं सबके साथ, ये H प्लस है, ये H माइनस है, हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, ये देखो कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना, 6, बनाओ, 2 एस शेल में आ गए, 1 2 3 4, ये कितने कंबाइन कर सकता है, 4, तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी, 4 कंबाइनिंग कैपेसिटी है, तो ये क्या करेगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। क्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की 1 होती है, आप बना के देख लेना। ठीक है, इससे आगे एक और शेल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 1s 2s 2p 2p भी इतनी होगी, 8 शेल्स की। ठीक है, तो सिर्फ याद रख लो, क्लोरीन का कितना 1, कार्बन का कितना 4, तो मैंने लिखा कार्बन के नीचे 4, क्लोरीन के नीचे 1, और मैंने क्रॉस करवा दिया, तो ये क्या बना लेगा, CCl4, जो ये इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जूम कर देता हूँ, ये रुक करता हूँ, रुको, ये देखो बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4, क्लोरीन की 1, ऐसे ही मैग्नीशियम की निकाल लेना, क्लोरीन की निकाल लेना, तो ये सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सारे आप लोग कर लेना। मोलिकुलर मास हमने पढ़ा था क्या है, जैसे अभी ये CH3 है, CH3 नहीं, CH4 होगा, मीथेन, CH4 है, क्योंकि कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी थी, 4, और हाइड्रोजन की 1, ऐसे ही थी ना, कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4, हाइड्रोजन की 1, तो CH4 बना लिया इसने, बना लिया ना मेरे पास। अब CH4 है मेरे पास, CH4 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना, 12, हाइड्रोजन का कितना, 1, पर हाइड्रोजन कितनी है, 4, 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो टोटल इस CH4 मीथेन का मास कितना हो जाएगा, 16। बस इतना ही समझना था आपको, बाकी तो आप लोग इसको ढंग से इस ऑब्जर्व करके देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O, हाइड्रोजन का कितना, 1, ऑक्सीजन का कितना, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 था, 8 टू जा 16, 16 एटॉमिक मास। देखो
हाइड्रोजन 2 है और एक का एटॉमिक मास कितना, 1 है, और कितने हाइड्रोजन, 2, तो 2 1 जा 2 बच गया। और ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 का 16, तो ये 16 आ गया, 16 + 1 और 16 + 2 कितना हो गया, 18। तो ये आप सोल्व करके देख लेना। ये HNO3 का भी निकाल रखा है। हाइड्रोजन का कितना, 1, नाइट्रोजन का कितना है, 14, ऑक्सीजन का कितना, 18 है, बट कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 18 3 जा 48, तो 48 + 14 + 1 कितना हो गया, 63 यूनिट। फॉर्मूला यूनिट मास, पूरे फॉर्मूले का मास निकालना, ये रहा, ये आप लोग निकाल सकते हो। ये जैसे CaCl2 लिख दिया, तो कैल्शियम का कितना निकाल दिया, कैल्शियम का 40 होगा, क्लोरीन का कितना होगा, 35.5 होगा, बट कितने क्लोरीन है, 2 है, तो 2 × 35.5 हो गया, जितना जो क्या बनेगा, 71। ध्यान से देख लो, ये रहा। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, है ना। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना, 40, प्लस 2 × क्योंकि क्लोरीन कितने, 2 × एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, और क्लोरीन का कितना, 35.5, और कितने क्लोरीन, 2 है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास कितना आ गया, 111 यूनिट आ गया। तो ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को भूलना मत। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा, कुछ आप भी कर लिया करो, ठीक है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टाटा, ठीक है।